हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूं आप सबका कक्षा 12 की गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, आज से हम शुरू करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 10 में अध्याय 38, जिसका नाम है गणितीय विवेचन। इसके भाग एक में बच्चों हम गणितीय विवेचन को परिभाषित करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि कथन क्या होता है, कथन का निषेधन कैसे किया जाता है और कथन कितने प्रकार के होते हैं। आपको बच्चों हमेशा की तरह अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है। हर एक कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से समझते हुए नोट भी करना है और बाद में सभी का अच्छे से आपको अभ्यास भी करना है। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले हम गणितीय विवेचन, जो कि हमारे अध्याय का नाम है बच्चों, उसको परिभाषित करते हैं। नोट कीजिएगा बच्चों, सबसे पहले गणितीय विवेचन की परिभाषा किसी गणितीय कथन का किसी गणितीय कथन के विषय में तर्क करते हुए सत्य या असत्य बताना गणितीय विवेचन कहलाता है। इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, गणितीय विवेचन किसका किया जाता है? किसी कथन का किया जाता है। कैसे किया जाता है? तर्क करते हुए। तर्क करते हुए जब हम किसी कथन के विषय में ये बताएं कि ये कथन सत्य है या असत्य है, तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? गणितीय विवेचन कहलाती है। अब गणितीय विवेचन करने के कितने तरीके हो सकते हैं बच्चों? देखिए, दो तरीके से हम गणितीय विवेचन करते हैं। गणितीय विवेचन निम्न दो प्रकार से होता है। एक होता है आगमनात्मक विवेचन, है ना, और दूसरा होता है निगमनात्मक विवेचन। इसकी चर्चा बच्चों हमने पहले कर ली है। गणितीय आगमन सिद्धांत हमने पढ़ा था। क्या होता था उसमें? एक कथन होता था, उसे हम n बराबर 1 के लिए चेक करते थे, फिर n बराबर k के लिए उसे सत्य मानते थे, फिर n बराबर k प्लस 1 के लिए उसको सत्य चेक करते थे कि वो सत्य है या असत्य है। अगर वो n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य होता था, तो गणितीय आगमन सिद्धांत के अनुसार हम उसे कथन को सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य कहते थे। ये गणितीय आगमन सिद्धांत होता था बच्चों। आगमनात्मक विवेचन उसी को हम कहते हैं। यहाँ इस अध्याय में हम निगमनात्मक विवेचन की बात करेंगे। गणितीय विवेचन दो प्रकार का होता है। सारी कहानी डिपेंड करती है बच्चों इस पर। देखिए, ये जो शब्द है ना, गणितीय विवेचन, गणितीय कथन, इस पर सारी कहानी डिपेंड करेगी। तो इस कथन के विषय में हमें काफी कुछ जानना चाहिए। आइए एक बार फिर से हम कथन के बारे में जानते हैं। पहले भी हमने जब गणितीय आगमन सिद्धांत पढ़ा था, तब भी हमने कथन के विषय में चर्चा की थी। इस अध्याय में हम एक बार फिर से गणितीय कथन की चर्चा करेंगे। देखिए, कथन या साध्य क्या होता है बच्चों? कथन या साध्य की परिभाषा हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक वाक्य गणित के अनुसार कथन कहलाता है बच्चों कब? यदि वह या तो सत्य है या अथवा बच्चों वह क्या है? असत्य है, परंतु दोनों यानी कि सत्य एवं असत्य न हो। तो कोई ऐसा वाक्य बच्चों जिसके विषय में हम ये कह सकें कि ये कथन सत्य है, अथवा ये कह सके कि ये वाक्य क्या है? असत्य है। किसी वाक्य के संदर्भ में अगर आप ये कह पा रहे हो कि ये वाक्य सत्य है या फिर ये वाक्य असत्य है, दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए बच्चों। या फिर कोई भ्रांति भी हमारे माइंड में नहीं होनी चाहिए कि यार ये कभी-कभी तो सत्य है और कभी-कभी असत्य है, ऐसी वाली बात भी नहीं होनी चाहिए। या तो वो वाक्य पूर्णतया सत्य होना चाहिए या पूर्णतया असत्य होना चाहिए। ऐसे वाक्य को बच्चों हम क्या कहते हैं? कथन कहते हैं। क्लियर हो गई कथन की डेफिनेशन? कोई ऐसा वाक्य जो या तो सत्य हो या फिर क्या हो? असत्य। दोनों नहीं होना चाहिए और कोई विभ्रांति भी हमारे दिमाग में नहीं होनी चाहिए कि ये सत्य है कभी-कभी और कभी-कभी असत्य है, ऐसा भी मामला नहीं होना चाहिए। ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? कथन कहलाते हैं। क्लियर? चलिए आगे। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए बच्चों, और यहाँ पर आप इन पर विचार करके देखिए कि कौन सा वाक्य कथन है और कौन सा वाक्य कथन नहीं है। उदाहरण के लिए देखिए, पहले वाक्य की अगर हम चर्चा करें तो 3 और 4 का योग 6 है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 3 और 4 का योग 6 है, जो कि असत्य है। हमें पता है कि 3 और 4 का योग हमेशा कितना होता है? 7 होता है। तो यहाँ पर ये वाक्य किस प्रकार का है? ये वाक्य असत्य है। इस वाक्य के लिए हम बोल सकते हैं कि ये वाक्य असत्य है, क्योंकि ये वाक्य सत्य या असत्य है। सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। दोनों ही केस में ऐसे वाक्य को हम क्या बोलते हैं? कथन बोलते हैं। तो ये वाक्य क्या हो गया? कथन हो गया, क्योंकि ये वाक्य असत्य है। अगर कोई वाक्य सत्य है तो भी कथन है, असत्य है तो भी कथन है। दोनों नहीं होना चाहिए या कोई विभ्रांति भी नहीं होनी चाहिए।
2 और 3 का योग 5 है। बिल्कुल ये वाली बात क्या होती है? सत्य होती है। ये वाक्य एकदम सत्य है, हम जानते हैं सत्य है। और अगर ये सत्य है, तो फिर इस वाक्य को हम किसकी श्रेणी में ले लेंगे? कथन की श्रेणी में ले लेंगे। किसी वास्तविक संख्या x के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ देखिए, अगर x के स्थान पर हम प्लस माइनस 2 लेते हैं, प्लस 2 या माइनस 2 लेते हैं, तब तो ये सत्य है। अन्यथा अगर x नहीं है बराबर किसके, प्लस माइनस 2 के अलावा x कोई और है, तब यही वाक्य फिर क्या है? यही वाक्य फिर असत्य है। तो ये वाक्य कुछ स्थितियों में तो सत्य है और कुछ स्थितियों में असत्य है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाक्य कथन नहीं है। ये जो तीसरा वाक्य है ये कथन नहीं है, क्योंकि पूर्णतया सत्य होना चाहिए या फिर पूर्णतया असत्य होना चाहिए। किन्हीं मानों के लिए सत्य और किन्हीं मानों के लिए असत्य होगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। उस वाक्य को हम कथन नहीं कहेंगे गणित में। मुझे 1 गिलास पानी दीजिए। अब बताओ, ये वाक्य में हम सत्य और असत्य निर्धारित कर सकते हैं क्या? मुझे 1 गिलास पानी दीजिए या आप आगरा चले जाइए। ये कोई वाक्य इस प्रकार का है क्या कि जिसकी हम सत्यता या असत्यता की जांच करें, सत्य या तो अथवा असत्य निर्धारित कर सकें? तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। इस वाक्य के लिए हम सत्य अथवा असत्य नहीं कह सकते, इसलिए ये वाक्य भी कथन नहीं है। तो सीधी-सी बात ये है, अगर कोई वाक्य आपको दिया जाए और आपसे पूछे कि ये वाक्य कथन है या नहीं, तो आप ध्यान दीजिए कि ये तो या तो वो वाक्य पूर्णतया सत्य होना चाहिए या पूर्णतया असत्य होना चाहिए। अगर वो सत्य अथवा असत्य है, तो फिर हम उस वाक्य को क्या कहेंगे? कथन कहेंगे, अदरवाइज़ हम कथन उसको नहीं कहेंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई? कथन की परिभाषा समझ में आ गई? तो बच्चों आप अब हल कर सकते हैं। उदाहरण संख्या 1 को, अध्याय 38 के उदाहरण संख्या 1 को देखिए, इसमें क्या कहा गया है? जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित वाक्य कथन है। अपने उत्तर के लिए कारण भी बताइए। ध्यान दीजिए, 12 16 से छोटा है, बिल्कुल, क्योंकि हम उत्तर में लिखेंगे बिल्कुल ये क्या है? ये जो वाक्य है, दिया गया वाक्य, दिया गया वाक्य क्या है? कथन है। कथन है। क्यों है कथन? क्योंकि बच्चों आप जानते हैं, क्योंकि 12 16 से छोटा है। 12 16 से छोटा है। सत्य वाक्य है। क्या है? सत्य वाक्य है। और जो सत्य या असत्य होता है, जो वाक्य सत्य या असत्य होता है, वो फिर क्या होता है? कथन होता है। इसी प्रकार से प्रत्येक समुच्चय परिमित होता है, तो क्या ये कथन है? तो उत्तर में आप लिखोगे बिल्कुल ये कथन है। कथन है। और क्यों है? क्योंकि देखिए, क्योंकि ये जो वाक्य है ना, प्रत्येक प्रत्येक समुच्चय परिमित होता है। परिमित परिमित होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, परिमित परिमित होता है। ये वाक्य क्या है? असत्य वाक्य है। असत्य वाक्य है, क्योंकि हमें पता है किसी समुच्चय का परिमित या अपरिमित होना उसके अवयवों की संख्या पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि कोई समुच्चय परिमित हो और अपरिमित समुच्चय भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, है ना? ये सब क्या है? अपरिमित समुच्चय है। तो प्रत्येक समुच्चय का परिमित होना आवश्यक नहीं है, ये वाक्य असत्य है। और क्योंकि कोई वाक्य जब असत्य या असत्य होता है, तो उस वाक्य को हम क्या कहते हैं? कथन कहते हैं। इसलिए ये वाक्य भी क्या है? कथन है बच्चों। फिर आगे देखिए, x प्लस 5 बराबर 11। तो क्या ये जो वाक्य है, क्या ये कथन है क्या? तो आप उत्तर में लिखेंगे कि ये कथन कथन नहीं है। दिया गया वाक्य कथन नहीं है। कारण क्या है?
कारण ये है बच्चों, देखिए कारण, क्योंकि क्योंकि x प्लस 5 बराबर 11, x बराबर 6 के लिए, x बराबर 6 के लिए सत्य है तथा x नॉट इक्वल टू 6 के लिए असत्य है, असत्य है। अतः अतः बच्चों, अतः x की, x के मान की, x के मान की जानकारी के बिना, जानकारी के बिना वाक्य को सत्य या असत्य नहीं ठहराया जा सकता, वाक्य को सत्य अथवा असत्य नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता है। इसलिए ये वाक्य कथन नहीं है, क्योंकि ये x के कुछ मानों के लिए सत्य है, कुछ मानों के लिए असत्य। जब तक कि हमें x का मान पता नहीं है, तो हम इसको ना तो सत्य कह सकते हैं, ना असत्य कह सकते हैं। इस स्थिति में इस वाक्य को हम वाक्य ही कहेंगे, कथन नहीं कहेंगे बच्चों। आगे देखिए फिर इसी का भाग 4, यहाँ पर देखिए, बादलों के बिना कभी भी वर्षा नहीं होती। तो ये साइंटिफिकली प्रूव है बच्चों, जब भी बारिश होगी तो बादल तो होंगे ही होंगे। तो ये वाक्य क्या है, सत्य है। और क्योंकि दिया गया वाक्य सत्य है, इसलिए ये वाक्य कथन है, आप लिखेंगे क्योंकि, क्योंकि क्योंकि विज्ञान द्वारा, विज्ञान द्वारा यह प्रमाणित है, प्रमाणित है कि बिना बादलों के, बिना बादलों के निर्माण, बिना बादलों के निर्माण किए वर्षा नहीं होती है, नहीं होती है। अतः दिया गया, दिया गया वाक्य, दिया गया वाक्य क्या है, सत्य है, सत्य है। और अगर ये सत्य है, इसलिए दिया गया वाक्य कथन भी है। तो ये फिर कथन है, कारण आपने पहले लिख दिया, फिर बाद में आपने बता दिया कि ये कथन है। इस प्रकार से भी आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। ये वैज्ञानिकों द्वारा, विज्ञान द्वारा प्रमाणित है बच्चों कि जब भी वर्षा होगी तो बादल जरूर बनेंगे, बिना बादल बने वर्षा हो ही नहीं सकती। तो बादलों के बिना कभी वर्षा नहीं होती है, ये वाक्य क्या है, सत्य है। और अगर ये सत्य या असत्य है बच्चों, तो फिर क्या है, ये कथन है। चलिए आगे, सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। तो देखिए उत्तर में आप लिखेंगे, ये जो वाक्य है ना, सभी पूर्णांक यानी प्लस और माइनस की गिनती और जीरो, वो पूर्णांक आएंगे। सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी है। ये वाक्य, वाक्य क्या है, असत्य है, असत्य है। अतः ये कथन है। देखिए बच्चों, अगर हम पूर्णांकों की बात करते हैं तो आपको पता है पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांकों का समुच्चय होता है 0 प्लस या -1 प्लस या -2 प्लस या -3। और बच्चों फिर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय या प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो होता है 1 2 3 4, इस तरीके से गिनती वाली संख्या है। तो क्या सारे के सारे पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं हैं? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं होते सारे के सारे तो, क्योंकि जीरो इनमें नहीं है, माइनस वाले गिनती इसके अंदर नहीं है। तो सारे पूर्णांक प्राकृत संख्याएं नहीं है, जबकि यहाँ बोला है सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। ये वाक्य क्या है, असत्य है। अगर हम किसी वाक्य के लिए बता सके कि वो सत्य है अथवा असत्य है, तो हम कहेंगे कि वो वाक्य क्या है,
कथन है बच्चों। आगे देखिए बच्चों, आगे चर्चा कीजिए इसी में। यहाँ से आगरा कितनी दूरी पर है? तो क्योंकि ये प्रश्नात्मक वाक्य है, ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया बच्चों, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये कथन नहीं है, कथन नहीं है। क्योंकि बिना यहाँ, ये जो यहाँ शब्द है ना, यहाँ कहाँ से, यहाँ कहाँ से बात हो रही है, और उससे हम यहाँ पर सत्य और असत्य की निर्धारण नहीं कर सकते। तो इसलिए वाक्य के लिए अब अगर आप सत्य और असत्य का निर्धारण नहीं कर पा रहे हो तो ये कथन नहीं है बच्चों। कारण में आप लिख सकते हैं, यहाँ दिए गए वाक्य के लिए सत्य असत्य निर्धारित निर्धारित नहीं किया जा सकता। सत्य अथवा असत्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसलिए दिया गया वाक्य बच्चों कथन नहीं है। फिर देखिए आगे, बच्चों क्या आप कानपुर जा रहे हैं? तो इसके लिए भी क्या है, अलग अलग व्यक्तियों के लिए ये अलग अलग तरीके से सत्य अथवा असत्य हो सकता है। तो यहाँ पर ये प्रश्नवाचक वाक्य भी क्या है, कथन नहीं है, ये भी कथन नहीं है। कारण आप बता देंगे, उत्तर में आप लिखेंगे कथन नहीं है, और कारण आप बता देंगे कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए ये वाक्य सत्य अथवा असत्य हो सकता है। या आप सिंपली लिखिए, क्योंकि दिया गया दिया गया वाक्य प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक है, अतः यह कथन नहीं है, नहीं है, क्योंकि क्योंकि अलग 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 व्यक्तियों के लिए इस प्रश्न का जवाब अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। और जब अलग अलग जवाब होगा तो हम इस प्रश्नवाचक वाक्य की सत्यता और असत्यता का निर्धारण बच्चों नहीं कर पाएंगे। ऐसे वाक्य जिनकी सत्यता और असत्यता का निर्धारण हम नहीं कर सकते, वो क्या होता है, वो वाक्य फिर वाक्य ही रहेगा, कथन नहीं होगा। आगे देखिए बच्चों इसी में, सभी गुलाब सफेद होते हैं क्या? सभी गुलाब सफेद होते हैं क्या? फिर गुलाब अगर सफेद होते तो फिर उनको गुलाब गुलाबी से ही तो कहेंगे, गुलाब ही क्यों कहते, फिर उसको सफेदा कहते हैं ना। तो फिर ये जो प्रश्नवाचक वाक्य है, ये क्या है, असत्य प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि सभी गुलाब सफेद नहीं होते हैं, इसलिए ये वाक्य क्या है, असत्य है। आप अपने उत्तर में लिखेंगे बच्चों कि ये वाक्य वाक्य जो है, सभी गुलाब सफेद होते हैं क्या? प्रश्नवाचक वाक्य है बच्चों, सभी गुलाब सफेद होते हैं क्या, है ना, इस प्रकार का प्रश्न है ये। तो असत्य प्रकार का है, असत्य है ना, यहां लिख देंगे वाक्य, वाक्य सभी गुलाब सफेद होते हैं असत्य है। अतः बच्चों ये क्या है, अतः यह एक कथन है फिर, क्योंकि अगर कोई वाक्य सत्य या असत्य होता है तो फिर वह क्या कहलाता है, कथन कहलाता है। सत्य या असत्य होते ही उसको हम बोलेंगे कि ये तो एक क्या है, कथन है। तो कथन प्रश्नवाचक भी हो सकता है बच्चों, यहाँ से आपको ये स्पष्ट हो गया होगा। क्लियर? कथन के विषय में अब आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी वाक्य देखकर पढ़कर आप बता सकते हैं कि ये वाक्य कथन है अथवा नहीं है। फिर बच्चों बढ़ते हैं आगे, और अब हम देखते हैं किसी कथन का
निषेधन कैसे किया जाता है? कथन का निषेधन से मतलब है कि अगर कोई कार्य उस कथन में हो रहा है, तो फिर उसको नहीं करना है बस। निषेधन का मतलब है नहीं, मना करना है। तो किसी कथन का अगर कोई कथन कार्य होने का है, तो फिर उसको आप मना कैसे करोगे? और अगर मना करने का है, तो फिर उसको करोगे कैसे? वो उसका क्या हो जाएगा? निषेधन हो जाएगा। आप उदाहरण के लिए देखिए, पी एक कथन है जिसमें नई दिल्ली एक शहर है। तो कोई आपसे कह रहा है नई दिल्ली एक शहर है ना? अब आपको इसका निषेधन करना है, तो आप कैसे-कैसे कर सकते हो बच्चों? कैसे-कैसे इस बात को झुठला सकते हो? वो क्या हो जाएगा? इसका निषेधन हो जाएगा। आप नोट कीजिएगा कथन के निषेधन की परिभाषा। किसी कथन को नकारना यानी कि उस कथन के बारे में मना करना कि ये तो असत्य है, ये इसका उल्टा ही बोलना है आपको, तो उस कथन का निषेधन कहलाता है। कथन के बारे में नकारना, अब नकारना अलग-अलग तरीके से हो जाता है। जैसे कि मैं कहूँ बाहर चले जाइए, तो इस बात को नकारोगे कैसे? बाहर मत जाइए, है ना? वो वाली बात है ना? तो वही क्या है? कथन का निषेधन कहलाता है साधारण लैंग्वेज में, आप बच्चों समझिए। अब नई दिल्ली एक शहर है, अब हम लिखने के लिए इसका नकारात्मक स्टेटमेंट, इसको नकार कैसे सकते हैं? देखिए बच्चों, हम लिख सकते हैं, यह वस्तु स्थिति नहीं है कि नई दिल्ली एक शहर है। ये तो काल्पनिक बात है। ये तो काल्पनिक बात है, वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। तो इसका मतलब हमने जो कथन दिया गया था उसको नकार दिया, वो हकीकत नहीं है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं कि यह असत्य है कि नई दिल्ली एक शहर है। इसका मतलब हमने क्या बोला कि नई दिल्ली एक शहर नहीं है। तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नई दिल्ली एक शहर नहीं है। यहाँ नहीं का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? नकार सकते हैं। और जहाँ पहले से ही वाक्य में नहीं है, जैसे कि अगर यही कथन दिया जाए नई दिल्ली एक शहर नहीं है, तो इसका निषेधन हम कैसे करेंगे? अगर किसी ने कहा कि नई दिल्ली एक शहर नहीं है, तो इस कथन का निषेधन हम कैसे करेंगे? नई दिल्ली एक शहर है। यह वस्तुस्थिति है कि नई दिल्ली एक शहर है। ये बात सत्य है कि नई दिल्ली एक शहर है ना? इस तरीके से आप लिख सकते हैं। किसी कथन का निषेधन बच्चों। फिर नोट कीजिएगा, अगर P एक कथन है तो P का निषेधन भी एक क्या होगा? कथन होगा। और इस प्रकार का साइन लगा देते हैं बच्चों, इस प्रकार का हम साइन, जैसे कि सिमिलरिटी समरूपता में लगाते हैं ना, वैसा साइन लगा देते हैं P के आगे और उसको पढ़ते हैं P नहीं या P का निषेधन पढ़ते हैं बच्चों। तो किसी कथन P का निषेधन क्या होता है? इस तरीके से आप कथन P का निषेधन प्रदर्शित करते हैं बच्चों, व्यक्त करते हैं। क्लियर? निषेधन आपको समझ में आ गया? तो चलिए आगे। अब देखिए, आप हल कीजिए हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 2 को। यहाँ पर आपसे कहा गया है निम्नलिखित कथनों का निषेधन लिखिए। तो देखिए, हल करते हैं इसका पहला भाग। इसमें आपको कहा गया है, पहले भाग में आपको कथन जो है वो दिया गया है। कथन आपको दिया गया है 2 तथा 3 का योग 6 है। ठीक है। अब ये कथन आपको दे दिया गया, ये सत्य है या असत्य है, इसके बारे में आपको विचार नहीं करना, आपको तो इसका निषेधन लिखना है। तो पी नहीं आप कैसे लिखेंगे? आप लिख सकते हैं, यह असत्य है कि, या डायरेक्ट लिख दीजिए 2 तथा 3 का योग 6 नहीं है। ये लो जी, हो गया निषेधन, है ना आसान? चलिए अब इसको ट्राई कीजिए। यहाँ पर देखिए, भाग 2 का हल जो कथन दिया गया है वो है, उसको P कह दीजिए, √2 एक परिमेय परिमेय संख्या √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसका निषेधन अगर आपको लिखना है, तो P नहीं का साइन बना देंगे। ये क्या हो जाएगा? आप लिखेंगे, यह असत्य है। ऐसे भी लिख सकते हो, यह असत्य है कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो जो कथन दे रखा है उसके आगे सिर्फ आपको लगाना है, यह असत्य है कि। ये जोड़ देंगे ना ये शब्द, तो फिर उसका क्या हो जाएगा? निषेधन हो जाएगा। या फिर आप नहीं जोड़ सकते हैं, परिमेय संख्या है।
या फिर आप कैसे लिख सकते थे इसी चीज को, निषेधन को आप लिख सकते थे रूट दो एक परिमेय संख्या नहीं है। नहीं शब्द का प्रयोग कर लीजिए या ये लिख दीजिए यह असत्य है कि, या आप ये भी लिख सकते हैं यह वस्तु स्थिति नहीं है ना? ऐसे शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके भाग 3 पर देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, तो इसका इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, इसका निषेधन लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? आप लिख देंगे ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप नहीं है ना? इस प्रकार से आप इसको नकार सकते हैं, या जो इस तरीके से मैंने पी मानकर और फिर उसका निषेधन करना, इस तरीके से भी आप अपने उत्तर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, है ना? अगला देखिए, इसी में संख्या 8 संख्या 5 से छोटी है, तो यहाँ पर आप हल लिखिएगा इस उदाहरण संख्या 2 के भाग 4 का। इसमें देखिए कथन जो है उसको आप पी या क्यू बोल दीजिए। कथन पी है क्या? संख्या 8 संख्या 5 से छोटी है। इसका निषेधन किस प्रकार से करेंगे? निषेधन पी नहीं क्या हो जाएगा? यह सत्य यह असत्य है कि, ऐसा करके लिख सकते हो या सिंपली लिख सकते हो नहीं का प्रयोग करके। संख्या 8 संख्या 5 से छोटी 5 से छोटी 5 से छोटी नहीं है। 5 से छोटी नहीं है। ठीक है ना? तो आपको याद रखना है एक तो ये सिंबल और कैसे किसी कथन को नकारा जाता है। उदाहरण संख्या 2 के माध्यम से हमने ये स्पष्ट करने किया प्रयास किया बच्चों कि कैसे कथन का निषेधन लिखा जाता है, कैसे निषेधन से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो बढ़िए आगे। अब देखिए बच्चों, हम बात करते हैं कथन के प्रकारों की, उसमें से सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मिश्र कथन की। साधारण कथन 2 प्रकार के होते हैं बच्चों कथन, एक तो साधारण कथन होते हैं और एक क्या होते हैं? मिश्र कथन। यहाँ हम मिश्र कथनों की चर्चा करेंगे, साधारण कथनों को भी हम समझेंगे बच्चों। देखिए गणितीय विवेचन में व्यापकतः 2 प्रकार के कथन होते हैं, एक साधारण कथन होता है और एक क्या होता है? मिश्र कथन होता है। मिश्र कथन को ही हम संयुक्त कथन भी कहते हैं। यहाँ संयुक्त कथनों की चर्चा हम विस्तार से करेंगे। साधारण कथन क्या होते हैं उनको भी हम पहले समझेंगे बच्चों। देखिए साधारण कथन ऐसे कथन को कहेंगे जिसमें केवल एक ही कोई सिंपल सा वाक्य लिखा गया हो, 2 या अधिक वाक्यों को के घटकों के रूप में उसको तोड़ा नहीं जा सकते है ना? तो देखो लिखो परिभाषा, ऐसा कथन जिसे 2 अथवा अधिक कथनों में विभाजित नहीं किया जा सकता, गणित में साधारण कथन कहलाता है। उदाहरण के लिए प्रत्येक समुच्चय परिमित होता है, ये एक क्या है? साधारण कथन है, क्योंकि इसको 2 घटकों के रूप में आप तोड़ नहीं सकते। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, ये भी एक साधारण कथन है। क्लियर हो गई बात? गुलाब सफेद होते हैं, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय एक अपरिमित समुच्चय है। ये सब क्या है? साधारण कथन के उदाहरण हैं। कैसे कथनों को साधारण कथन बोलेंगे? जिनको 2 या अधिक भागों में आप विभाजित नहीं कर सकते, उनके घटक आप नहीं बना सकते बच्चों। अगर आप घटक बना सकते हैं किसी कथन के, तो फिर ऐसे कथनों को हम क्या कहते हैं? मिश्र कथन कहते हैं। ऐसा कथन जो 2 अथवा अधिक साधारण कथनों में के संयोजन से बनता है, ऐसे कथन जिसको हम 2 या अधिक साधारण कथनों के घटकों के रूप में तोड़ सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि ये इनके संयोजन से ही तो बनता है, तो मिश्र कथन कहलाता है। उदाहरण आप देख सकते हैं, मोहन बहुत चतुर है, मोहन बहुत चतुर है, यह बहुत भाग्यशाली है। तो यहाँ पर आपको 2 प्रकार के साधारण वाक्य दिख रहे हैं। इन दोनों साधारण वाक्यों को इस शब्द अथवा से जोड़कर लिखा गया है। अथवा यहाँ पर क्या है? संयोजक है। ये जो शब्द है बच्चों, इसे हम बोलेंगे संयोजक। इस संयोजक का प्रयोग करके 2 साधारण वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाया गया है। इस प्रकार के वाक्य को हम क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य कहेंगे। लिख लीजिए बच्चों, वास्तव में ये कथन 2 निम्नलिखित कथनों
अथवा संयोजक द्वारा जोड़कर बनाया गया है। जैसे कि एक कथन यहाँ पर पी है, मोहन बहुत चतुर है। दूसरा कथन क्या है, क्यू, मोहन बहुत भाग्यशाली है। इन दोनों को अथवा संयोजक से जोड़कर आप कहते हैं मोहन बहुत चतुर है अथवा यह बहुत भाग्यशाली है। तो इस प्रकार का कथन क्या कहलाएगा, मिश्र कथन कहलाएगा। नोट कर लीजिए बच्चों इस बात को भी। फिर देखिए एक और उदाहरण, सूर्य पृथ्वी से बड़ा है, एक वाक्य ये हो गया। और पृथ्वी चांद से बड़ी है, ये दूसरा साधारण वाक्य हो गया। ये और क्या हो गया बच्चों, ये एक संयोजक हो गया। इस संयोजक के माध्यम से इन दो कथनों को जोड़कर एक नया कथन बनाया गया, जिसे हम कहेंगे मिश्र कथन बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया साधारण कथन क्या होता है, मिश्र कथन क्या होता है। तो देखिए बच्चों, इसी पर आधारित हम कुछ उदाहरण कर लेते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 3 पर विचार करते हैं। इसमें हमसे कहा गया है निम्नलिखित मिश्र कथनों के कथक घटक कथन ज्ञात कीजिए। आपको जो दो साधारण कथनों से मिलकर ये मिश्र कथन बना है, उन घटक कथनों को आपको बताना है। जैसे कि पहला है आकाश नीला है और घास हरी है। तो यहाँ आप अपने उत्तर में लिखेंगे, कि ये जो है, इसमें एक कथन पी तो क्या है, आकाश नीला है, आकाश नीला है ना। एक घटक तो ये हो गया। और क्यू क्या हो गया, घास हरी है, घास हरी है, ये दूसरा कथन हो गया। ये ये क्या है, घटक कथन है, घटक कथन है। तथा संयोजक क्या है बच्चों, यहाँ पर संयोजक भी अगर हम बताना चाहें तो संयोजक भी बता सकते हैं। संयोजक और का प्रयोग हुआ है, संयोजक और है ना। ये जो शब्द है ना और, ये क्या है, यहाँ पर संयोजक है। इसी प्रकार से इसके भाग 2 पर विचार कीजिए। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं और सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं हैं। तो देखिए आप अपने उत्तर में लिखेंगे घटक कथन, घटक कथन। पी कथन तो क्या हो जाएगा, पी कथन हो जाएगा सभी परिमेय संख्याएं बच्चों, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक वास्तविक संख्याएं हैं, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। ये हो गया पहला कथन, घटक कथन में पहला कथन। दूसरा क्यू कथन क्या है, सभी सभी वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं हैं, सम्मिश्र संख्याएं हैं। तो बच्चों सिर्फ आपको सम्मिश्र कथन को पढ़ना है, मिश्र कथन को पढ़ना है। पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन से दो घटक कथन हैं और वहां से आपको संयोजक भी पता चल जाएगा। संयोजक बताइए यहाँ पर कौन से संयोजक शब्द है, संयोजक है और शब्द का प्रयोग करके इन दो साधारण कथनों को जोड़ के ये मिश्र कथन यहाँ बनाया गया है। क्लियर हो गई बात। चलिए, वर्षा हो रही है और ठंड है। तो एक वाक्य हो जाएगा वर्षा हो रही है, दूसरा वाक्य हो जाएगा ठंड है। और यहाँ पर ये जो और है बच्चों, ये क्या है, संयोजक है। लिख लेंगे ना आप। इसी प्रकार से देखिए, √2 एक परिमेय संख्या है अथवा अपरिमेय संख्या है, इस प्रकार से दिया जाए अथवा संयोजक का प्रयोग किया जाए। तो बच्चों देखिए आप अपना उत्तर कैसे लिखेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले घटक कथन, घटक कथन। और घटक कथन कौन कौन से हैं, पी तो हो जाएगा आपके पास, √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। और दूसरा जो घटक है बच्चों, दूसरा जो घटक कथन है क्यू, वो क्या हो जाएगा, √2 एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये जो संयोजक है अथवा, और आए तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन अगर बच्चों अथवा संयोजक आया है तो √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप दोनों घटक लिखेंगे। यहाँ जो संयोजक है उसका आपको ध्यान रखना है। संयोजक क्या है? संयोजक है अथवा। अथवा शब्द से जोड़कर इन दो साधारण वाक्यों से मिलाकर ये मिश्र वाक्य यहाँ बनाया गया है। फिर देखिए बच्चों, हम विचार करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 4 पर। इसमें हमसे क्या कहा गया है? निम्नलिखित मिश्र कथनों के घटक कथन ज्ञात कीजिए। वही जो उदाहरण संख्या 3 में किया था, वही यहाँ पर भी आपको करना है, घटक कथन बताने हैं। शून्य एक धनात्मक संख्या है अथवा ऋणात्मक संख्या है। अथवा संयोजक का विशेष आपको ध्यान रखना है बच्चों। उत्तर में आप घटक कथन लिख देंगे। देखिए घटक कथन बच्चों, घटक कथन, घटक कथन क्या हो जाएंगे? घटक कथन यहाँ पी तो हो जाएगा शून्य एक धनात्मक पॉजिटिव धनात्मक संख्या है, और दूसरा घटक कथन हो जाएगा क्यू हो जाएगा शून्य एक ऋणात्मक ऋणात्मक संख्या है। संयोजक क्या है? संयोजक है बच्चों यहाँ पर अथवा। ठीक है, संयोजक कौन है? अथवा। फिर देखिए आगे इसी में, सभी अभाज्य संख्याएं या तो सम हैं अथवा विषम, है ना। तो या तो अथवा से, यहाँ संयोजक क्या है? या तो अथवा। ये सारे शब्द क्या है? संयोजक शब्द है। यहाँ पर आप अपने उत्तर में घटक कथन कैसे लिखेंगे? घटक कथन बच्चों, घटक कथन लिखने के लिए देखिए पी क्या है? पी तो हो जाएगा आपके पास सभी अभाज्य संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याएं सम हैं। और घटक क्यू हो जाएगा, घटक कथन क्यू हो जाएगा सभी अभाज्य अभाज्य संख्याएं संख्याएं सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं बच्चों। क्या हैं? विषम हैं। ऐसा आप लिख सकते हैं घटक कथन। ठीक है, उसके बाद में देखिए, चंडीगढ़ पंजाब और उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो ये और क्या है? यहाँ संयोजक शब्द है। और घटक कथन क्या हो जाएंगे? घटक कथन देखिए बच्चों, घटक कथन यहाँ हो जाएंगे। पहला तो हो जाएगा चंडीगढ़, चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है, पंजाब की राजधानी, पंजाब की राजधानी है, पंजाब की राजधानी है। और घटक क्यू क्या हो जाएगा? घटक क्यू हो जाएगा चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? घटक कथन। और यहाँ पर क्या है? संयोजक की तरह काम में लिया गया है बच्चों। ठीक है, आगे देखिए इसमें संख्या 12 संख्याओं 2, 3 और 4 की गुणज है। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, उत्तर में, उत्तर में यहाँ पर देखिएगा घटक कथन, घटक कथन देखिएगा बच्चों, इंटरेस्टिंग है। घटक पी क्या है? संख्या 12, संख्या 12 है। संख्या संख्या 2 की गुणज है। एक घटक तो ये है। दूसरा क्या है? संख्या 12 संख्या 3 की गुणज है।
3 की क्या है? गुणज है। कथन आर, इसका एक घटक और है बच्चों, 2 ही नहीं है, जरूरी नहीं है 2 ही घटक हो किसी मिश्र में, 2 से अधिक भी तो हो सकते हैं। तो इसका तीसरा घटक कथन है संख्या संख्या 12 संख्या 4 की गुणज है। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है बच्चों कि मिश्र वाक्य के इस मिश्र कथन के जो तीनों घटक वाक्य है ना, घटक कथन है ना, ये तीनों क्या है? सत्य हैं। इस तरीके से आप हल कर सकते हैं उदाहरण संख्या 4 के 4 भाग। और फिर देखो बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या-क्या सीख लिया? आज की क्लास में हमने सीखा कि गणितीय विवेचन किसे कहते हैं, गणितीय विवेचन कितने प्रकार से किया जाता है, कथन किसे कहते हैं, कथन कितने प्रकार का होता है, कथन का निषेधन क्या होता है ना? उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई है, सारे एग्ज़ाम्पल्स जो हमने यहाँ किए, सारे कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पर आज सीखे बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। मिलेंगे बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए बच्चों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।